वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवीनतम सिलेबस है ये बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर तक देखा था। थर्ड सेमेस्टर आपने एग्जाम दिया। अब आपको क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो बीए सेकंड ईयर का एक सेमेस्टर आपने दे दिया, यानी कि थर्ड सेमेस्टर जो था बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, अब ये बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर आपका है, ठीक है। तो इसका मैं आपको सिलेबस दिखाने का प्रयास करता हूं। जियोग्राफी का, ये जियोग्राफी का थ्योरी वाला सिलेबस है, यानी कि जो आपका देखें जियोग्राफी जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें इकोनॉमिक जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आर्थिक भूगोल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आर्थिक भूगोल के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बीए सेकंड ईयर में मैंने पढ़ाया था पेपर 1 के अंतर्गत, वो 2019 से पहले, ठीक है। 2020-19 में आप देखते माले में पढ़ा होगा, लेकिन वो पुराना ही सिलेबस था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, काम करेगा। तो वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हो उसको। बाकी मैं नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग नए तरीके से आपकी चैप्टर वाइज वीडियो आने वाले समय में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। लाइव क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज वीडियो, पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी सारा मैं करवाऊंगा। सभी विश्वविद्यालयों का यही सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आप इसी सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है। अब ये आपका चौथा सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ अगर प्रोग्राम क्लास डिप्लोमा बीए सभी के लिए है। ईयर है आपका सेकंड और सेमेस्टर है आपका कौन सा, फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, कोर्स कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कोड वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, वैसे लिखा है। बाकी यहाँ पर कोर्स टाइटल आप देख सकते हो, यानी शीर्षक जो है प्रश्न पत्र का नाम जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्थिक भूगोल, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं हिंदी में इसको विस्तार से आपको समझा दूंगा और एक एक पॉइंट पर चर्चा करने का प्रयास भी थोड़ा बहुत मैं करूंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए सिलेबस। और उसके अंदर फिर चैप्टर वाइज वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से आपको बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास रहेगा मेरा। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भाई। देखिए कोर्स जो है कोर्स लर्निंग जो है आउटकम्स आपको दिया गया है। ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि भाई ये क्रेडिट आपका यहाँ पर 2 अंक का क्रेडिट आपको यहाँ, मतलब कि 4 अंक का क्रेडिट है। कोर कंपलसरी ये है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके दिए गए 75 नंबर का आपका ये वाला है, ठीक है, यानी कि जो है थ्योरी वाला। और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो आप में 25 नंबर का, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना दिया गया है, तो 40 नंबर अगर आप इसमें से पाएंगे किसी में से, यानी 25 और 75 दोनों को मिला लेंगे तो 100 आपका हो गया। और 100/40, 40 गुणे मतलब 100, एक प्रकार से इसे निकाल लेंगे, यानी 40% आपको, यानी कि 40 नंबर पाना अनिवार्य है 100 में से, ठीक है। तो 100 में से अगर 40 नंबर आप पाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सिलेबस। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस पूरा का पूरा बटा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, टॉपिक्स लिखे हुए हैं इधर, और नंबर आप लेक्चर्स लिखे हुए इधर, यानी कि कितने लेक्चर्स में किस इकाई को खत्म करना है। 8 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स में एक इकाई खत्म होनी है। ये गाइडलाइन बताई जाती है, ये महाविद्यालयों में या फिर यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन हम लोगों को अपने हिसाब से पढ़ना है। हम लोगों को यूनिवर्सिटी से के अकॉर्डिंग नहीं चलना है ना, हम लोगों को मतलब उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, कैसे प्रश्न पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग। चूंकि यूट्यूब पर आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से हर एक पॉइंट्स को आपको समझाने का प्रयास रहेगा हमारा। देखिए तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि सभी लोग आसानी से जुड़ सकें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। देखिए पहला आपका यूनिट है जिसके अंतर्गत आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। मीनिंग, किसकी मीनिंग के बारे में कह रहा है, यहाँ पर आर्थिक भूगोल के बारे में आपको यहाँ पर उसका नेचर, उसकी मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा, देखिए मीनिंग माने होता अर्थ, किसका अर्थ भैया, इकोनॉमिक जियोग्राफी का अर्थ, यानी कि आर्थिक भूगोल का अर्थ समझना है। आर्थिक भूगोल का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में आपकी परिभाषा, कॉन्सेप्ट में अर्थ, कॉन्सेप्ट में आपकी प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये सब आ जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमको आर्थिक भूगोल का परिभाषा, अर्थ, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद में हमको उसके विषय क्षेत्र और प्रकृति को भी समझना है। इसी के साथ साथ इसके अलावा अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, अप्रोच माने होता है उपागम या दृष्टिकोण, तमाम प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं आर्थिक भूगोल को पढ़ने के, उन दृष्टिकोणों के बारे में हमको जानना है। तमाम प्रकार के जो पहलू हैं, उपागम है, उनके बारे में पढ़ना है, खास करके आर्थिक भूगोल के। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया भाई, अगला है एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ डरवेंट विटलेसी, यानी कि ये विद्वान है, भूगोलवेत्ता है ये,
डी व्हिटलेसी, इन्होंने एक प्रकार से विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन किया है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा कि एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के जो है एक प्रकार से कौन से विश्व के जो कृषि प्रदेश है उनके बारे में बताएं। खास करके डी व्हिटलेसी ने विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का किस प्रकार से सीमांकन किया है और किस प्रकार से बांटा है। तो उन्होंने पांच आधार तत्वों का प्रयोग करके विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा है। किसने? डी व्हिटलेसी ने। उन्होंने पहला बताया चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा बताया था व्यापारिक पशु पालन प्रदेश, तीसरा बताया था स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश होता है विश्व में, चौथा बताया था प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, और पांचवा उन्होंने बताया चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पांच तत्वों का पांच आधार तत्वों का प्रयोग करके बताया। वैसे विश्व के जो अलग अलग कृषि प्रदेश है उसमें एक प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग प्रदेशों में 13 प्रदेशों को हम बांट सकते हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा, विस्तार से बता दूंगा कृषि प्रदेशों के बारे में। वैसे कृषि प्रदेशों को लेकर के जो है जोनासन महोदय ने भी कृषि प्रदेशों को बांटा है। जोनासन महोदय ने कृषि को एक प्रकार से आप देखते हैं तो कई भागों में बांटा। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश को बांटा, फिर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मृत प्रदेश है जिसको मरुस्थल कहते हैं उसमें बांटा, फिर तीसरा उन्होंने कहा उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होता है वो, चौथा उन्होंने बांटा शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, और उन्होंने जो पांचवा बांटा था वो ध्रुवीय मृत प्रदेश। यानी जोनासन महोदय वो एक प्रकार से 3 बृहद कृषि प्रदेश के बारे में बताते हैं और 2 एक प्रकार से और थोड़ा सा, ठीक है। तो 3 उनके और कुल मिलाकर के 5 बताते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है उनके, ठीक है। इसके अलावा हंटिंगटन महोदय भी कृषि को विश्व की कृषि प्रदेशों को अपने हिसाब से बांटते हैं, ठीक है। उन्होंने 4 परिमंडलों में बांटा हंटिंगटन महोदय ने। उन्होंने कहा प्रथम परिमंडल, और दूसरा बताया दूसरा परिमंडल, तीसरा परिमंडल और चौथा परिमंडल, यानी 4 परिमंडल बताए। प्रथम परिमंडल में उन्होंने कहा कि जो कृषि के लिए सर्वदा अनुपयुक्त भूमि है, जैसे कि अनुपयुक्त भूमि मतलब कि जहां पर कुछ नहीं उगता है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश हो गया, या फिर जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहे वो प्रदेश हो गया, या फिर जो मरुस्थल हो गया तो वो प्रदेश, ठीक है, जहां पर कृषि होती ही नहीं, पहला परिमंडल में। दूसरा परिमंडल उन्होंने कहा कि इसमें कृषि हो सकती दूसरे परिमंडल में, लेकिन वनाच्छादित होने के कारण से, यानी कि बहुत ज्यादा वन वहां पर रहते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जैसे कि विषुवतरेखीय प्रदेश में कृषि नहीं होती, बहुत ज्यादा वन है, टैगा प्रदेश वगैरह जो होते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश आपका प्रथम परिमंडल में हंटिंगटन ने कहा, और द्वितीय परिमंडल में आपका कौन सा आ जाता है? टैगा प्रदेश, विषुवतरेखीय प्रदेश, यानी जो विषुवतरेखा भूमध्य रेखा पड़ती है उसके आसपास की एरियाज, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा तीसरा परिमंडल उन्होंने कहा हंटिंगटन ने, उन्होंने कहा कि तीसरे परिमंडल जो है ये अनिश्चित कृषि का क्षेत्र है। इसमें निम्न अक्षांशीय आर्द्र शुष्क प्रदेश जैसे उत्तरी चीन हो गया, मानसूनी प्रदेश हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क प्रदेश जहां पर एक प्रकार से ज्यादा कृषि नहीं होती, लगभग कृषि नहीं होती है। और चतुर्थ परिमंडल जो है उन्होंने बताया कि ऐसी जमीन या ऐसी जगह जहां पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती, जहां पर कृषि अच्छे तरीके से हो जाती है, जैसे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य कृषि प्रदेश, जलवायु बढ़िया हो, यूरोपीय अमेरिकन महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय जलवायु, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय उच्च पठार जो है, ये सब जलवायु जहां पर कृषि होती है। तो चौथा परिमंडल में कृषि होती है, बाकी 3 परिमंडलों में बहुत कम होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से विद्वानों ने कृषि प्रदेशों को बांटा अपने अपने हिसाब से। हमको यहाँ पर कुल मिलाकर के खाली डी व्हिटलेसी के कृषि प्रदेश के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करना, जो कि मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर वाइज जब वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर चर्चा करने का मेरा शायद उतना ज़्यादा समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन जब चैप्टर वाइज वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट को आपको ऐसे से समझा दूंगा, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ वो समझ में आ जाएगी जो आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी, या फिर अभी थोड़ा सा आपको कठिन महसूस होगा। लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको कठिन लगती है कि कैसे क्या होगा, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा कि आपके दिमाग में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे बैठ जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। अगला पॉइंट मतलब द्वितीय इकाई में यानी कि सेकंड इकाई में आपका रिसोर्स माने होता है क्या? संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। संसाधनों से 1 से 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसाधन के अलावा संसाधन संरक्षण को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में फंसे हुए हैं, तो इन सभी की चीजों को हमको पढ़ना है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह स्रोत होते हैं जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः व अंशतः हो जाती है। तो कुल मिलाकर के संसाधन क्या होता है? संसाधन को मुख्य रूप से जिम्मरमैन ने संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि 3 तत्वों पर संसाधन जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्व की मानव जीवन मतलब कि संसाधन जो होता है
क्या करता है, जिस पर मानव आश्रित या निर्भर होता है वो संसाधन होते हैं। वह जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है वे संसाधन कहलाते हैं। या फिर मानव के अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, वे संसाधन। तो संसाधन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। संसाधन एक प्रकार से क्या होते हैं, जैसे आपकी प्रकृति की तमाम सारी वस्तुएं हो गई, जैसे कि खनिज पदार्थ, जल, भूमि, मिट्टी, ये सब संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित भी संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही सब संसाधन होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और संसाधन संरक्षण के बारे में भी हमको पढ़ लेना है। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण भी एग्जाम में पूछा था, तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया था संसाधनों का। एक तो नव्यकरणीय की दृष्टि, मतलब कि जो दोबारा बनाए जा सकते हैं वे संसाधन। एक है स्वामित्व की दृष्टि से, एक वितरण की दृष्टि से, और एक उपयोग की दृष्टि से। उसको हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से ये आपका संसाधन का वर्गीकरण हो गया। हालांकि यहाँ पर आपको समझ में उतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन मैंने वैसे सोचा कि आपको थोड़ा सा बताने के लिए, समझाने के लिए कि यही चीज़ें हमको पढ़नी है। संसाधन संरक्षण को हमको समझना पड़ेगा। भले ही आपके सिलेबस में यहाँ दिया गया नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न संसाधन संरक्षण से बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। यह मैं एक प्रकार से अभी से आपको बोल दे रहा हूँ। आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित हैं तो संरक्षण, मतलब संसाधन संरक्षण से प्रश्न आने वाला है। क्योंकि संसाधन के संरक्षण पर लेकर के आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, संसाधनों का गलत तरीके से दोहन हो रहा है, और उन संसाधनों का दोहन एक प्रकार से उचित मात्रा में नहीं हो रहा है, ना उस पर नीतियां एक प्रकार से विधिवत तरीके से हो पाई हैं। तो उन्हीं नीतियों पर, उन्हीं तमाम प्रकार की चीजों पर चर्चा करनी है हमको। हालांकि आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। ठीक है, रिसोर्स यानी संसाधन के बारे में चर्चा कर। रिसोर्स का मीनिंग समझना है, यानी अर्थ समझना है। कॉन्सेप्ट यानी उसका अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, जो कुछ भी सबको समझना है। कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा, रिसोर्स माने संसाधन, मीनिंग माने अर्थ, कॉन्सेप्ट माने उसकी अवधारणा, किसकी, संसाधन की अवधारणा को। अवधारणा माने होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन इज इक्वल टू आपका होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसकी अवधारणा को, यानी कि संसाधन के बारे में हमको समझ चीजों के बारे में जान लेना है। और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, जो मैंने आपको बताया कि पहला होता है नव्यकरणीयता की दृष्टि से, पहला, दूसरा स्वामित्व की दृष्टि से, तीसरा वितरण की दृष्टि से, चौथा उपयोग की दृष्टि से। यह 4 प्रकार से संसाधनों का कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं, तो चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आपसे कह रहा है जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको लेकर के कुछ स्थानिक संगठन है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, स्थानिक संगठन या कुछ विशेष संगठन होते हैं उनके बारे में, जो खास करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो होते हैं कुछ, उनके बारे में, स्थानिक संगठन होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमको समझना है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो ये आपका हो गया द्वितीय इकाई के अंतर्गत हमको रिसोर्स के बारे में, यानी कि संसाधनों से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना है, आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड पढ़ना है। थर्ड इकाई में हमको क्या पढ़ना है भैया, थर्ड इकाई में हमको पढ़ना है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पेस, और इसके अलावा जो है फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पेस, अब यहाँ पर स्पेस के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में केवल नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर अंतरिक्ष के जो आर्थिक संगठन है, खास करके इकोनॉमिक आर्थिक संगठन जो है किसके, स्पेस के, जो है फॉरेस्ट्री के, फिशिंग के, और जो माइनर एक्टिविटीज होती है, माइनिंग एक्टिविटीज होती है। देखिए, स्पेस माने होता है अंतरिक्ष से रिलेटेड जो आर्थिक संगठन है उनके बारे में, जो फॉरेस्ट्री मतलब बनकी यानी कि वन से रिलेटेड जो हैं उनके बारे में, उनके आर्थिक संगठनों के बारे में। फिशिंग यानी मत्स्य पालन को लेकर के प्रश्न आपका आता है, तो मछली पकड़ने से रिलेटेड जो होता है, फिशिंग माने मत्स्य पालन या मछली पकड़ना। ठीक है, वो क्रिया। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है आपका, खनन जो क्रियाएं होती है, यानी कि जो खुदा, मतलब एक प्रकार से जो आपका माइनिंग होता है, माइनिंग माने होता है खनन, खुदाई करना, संसाधनों की खुदाई करना या खनन, तमाम प्रकार के कोयला खदान हो गई, ये सब एक प्रकार से जो माइनिंग होती है। अभ्रक मिला, ये मिला, वो मिला, मतलब जितनी खाने होती हैं आपकी, खास करके तत्वों के, पदार्थों की, तमाम प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं, तो उन्हीं मिनरल्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, उनके आर्थिक संगठनों के बारे में। ये सब चीज़ें हमको इकाई 3 के अंतर्गत जान लेनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इकाई 4 के अंतर्गत। इकाई 4 में हमको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चरल टोपोलॉजीज, यानी टोपोलॉजी माने होता टाइपोलॉजी। ठीक है, टाइपोलॉजी माना होता है कि प्रकार की, एक प्रकार से टाइपोलॉजी मतलब क्या होता है, प्रकार। किसका प्रकार, एग्रीकल्चर का, कृषि के प्रकार के बारे में। आप कृषि प्रकार की बोलो या कृषि टाइपोलॉजी बोलो, ठीक है, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी यानी कि इसका मतलब होता है कृषि प्रकार की। कृषि प्रकार की मतलब क्या होता है, कृषि के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से कृषि की जाती है, तो वही पूछ रहा है कि कृषि के प्रकार की के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल,
यानी कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर माने कृषि, लैंड माने होता है स्थान। अब यहाँ पर कृषि भूमि का उपयोग मॉडल, यहाँ पर यूज मॉडल माने उपयोग मॉडल, तो कृषि भूमि का उपयोग मॉडल। अच्छा, उपयोग मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है? वान थ्यूनेन महोदय ने प्रस्तुत किया है। वान थ्यूनेन महोदय का कृषि का जो ये मॉडल है बड़ा फेमस है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर, समझ रहे बातें ना? तो वान थ्यूनेन महोदय ने जो कृषि का मॉडल प्रस्तुत किया है उस मॉडल के बारे में हमको जानना है, जो कि वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हमेशा वान थ्यूनेन की कृषि मॉडल को लेकर के आता है। ठीक है, कृषि कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से कृषि, किस समय में कौन सी कृषि, कई प्रकार की चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया वान थ्यूनेन की विचारधारा। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी कृषि और भूमि का उपयोग मॉडल जो प्रस्तुत किया है वान थ्यूनेन महोदय ने, उसी के बारे में हमको जानना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पढ़ना है JH वान थ्यूनेन। समझ रहे बातें? तो इतना ही हमको पढ़ना है। इकाई 4 के अंतर्गत लगभग 5-6 लेक्चर्स में हम समझ लेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे भैया? इकाई 5 के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि उद्योगों के प्रकार। इंडस्ट्रीज माने होता है उद्योग, टाइप माने होता है प्रकार, आप माने काकी के, यानी कि उद्योगों के प्रकार के बारे में समझना है। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के उद्योगों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे और जानेंगे विस्तार से। ठीक है, उद्योग क्या होते हैं उनके बारे में पूरा समझने का प्रयास हमारा रहेगा। वान थ्यूनेन का जो एक प्रकार से स्थानीयकरण की जो उन्होंने पेटियां बताई हैं, उन्होंने फसलों को लेकर के 6 पेटियों का विकास उन्होंने बताया। एक प्रकार से जो भूमि उपयोग मॉडल है उसको 6 प्रकार से प्रथम पेटी बताया, जिसमें दूध, फल, सब्जियां ये सब आते हैं। ठीक है, द्वितीय पेटी में उन्होंने इमारती और जलावन की जो लकड़ियां होती हैं उनके बारे में बताया था। तृतीय पेटी में उन्होंने गहन कृषि पद्धति के द्वारा जो अनाज की कृषि की जाती है उसको बताया। चौथी पेटी में उन्होंने कहा कि फसल की सघनता कम होती है यहाँ पर। पांचवी पेटी जो कृषि की, वहाँ पर 3 खेत व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और छठी पेटी में उन्होंने कहा कि इसमें पशु को चराया जाता है, यानी कि पशु चारण व्यवस्था होती है। तो एक प्रकार से उन्होंने चीज़ों को बांटा था, बताया था। क्लियर, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो है अगली जो इकाई है आपकी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रकार। उद्योग आपके कई प्रकार के उद्योग है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कृषि का स्थानीयकरण। तो कृषि के मतलब कि उद्योगों के स्थानीयकरण के बहुत सारे कारक होते हैं कि किन कारकों से, जलवायु कहाँ की कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का बाजार कैसा है, वहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो उनके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से लाइट बिजली रहती कि नहीं रहती है, बाजार है कि नहीं है, कृषि उपयोग भूमि है कि नहीं है। तो उद्योग जो होते हैं कई प्रकार की चीज़ों से हमको प्रभावित होते हैं। जैसे पूछा था कि मान लेते हैं जो है चावल उत्पादन के लिए एक प्रकार से बताएं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो है रबर उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो रबर के लिए आपको तापक्रम बताना पड़ेगा, वर्षा, धरातल, मिट्टी, सस्ता श्रम कहाँ पर कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि आपसे कह रहा है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक यानी जो उद्योग होंगे उनके स्थानीयकरण, मतलब कि वो क्यों आखिरकार किसी स्थान पर उद्योग सक्सेस होते हैं और किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उद्योगों को सक्सेस के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी उद्योगों के आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें धरातलीय स्वरूप, जलवायु, आर्थिक तत्व, राजनीतिक तत्व, तमाम प्रकार की चीज़ें प्रभावित करती है। तो यही उठते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है इंडस्ट्रीज। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, यानी फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों के स्थानीयकरण के बहुत सारे कारक होते हैं। उन सभी कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट्स को आपको ऐसे समझा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मतलब कि यहाँ पर देखें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन माने क्या होता है? लौह उद्योग। ठीक है, लौह उद्योग, यानी लौह उद्योग के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा कि लौह उद्योग कहाँ कहाँ पर है, कितनी मात्रा में कहाँ पर है, उसके बारे में हमको बताना है। लौह उद्योग के बाद में यहाँ पर देखते हैं स्टील इंडस्ट्री, यानी कि जो इस्पात उद्योग होता है, स्टील वाला उद्योग है, उसके बारे में कहाँ पर कितना होता है और कैसे कैसे उसमें चीज़ें होती, तो ये सब समझना पड़ेगा। यानी कि किन स्थानीयकरण की चीज़ों के बारे में, कि किस स्थान में ज़्यादा होता है, कहाँ पर कौन से तत्व की, यानी कहाँ पर आप बॉक्साइट उत्पादन पर, ऐसे पूछेगा कि विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए, पूछेगा विश्व में आयरन उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए, आयरन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा आपसे। कपास से पूछा जाता है। ठीक है, चाय उत्पादक, रबर उत्पादक, कहवा उत्पादक, खनिज संसाधन, तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है,
तो ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन माने क्या होता है? लौह उत्पाद, और स्टील माने होता है इस्पात उद्योग। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड तमाम सारे प्रश्न बनेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड शुगर, यानी आपका जो कपास होता है, यानी काटन, काटन माने सूती वस्त्र होता है, तो कॉटन टेक्सटाइल्स यानी सूती वस्त्र उद्योग। और इसके अलावा सूती वस्त्र के बाद में हमको क्या पढ़ना है? शुगर, यानी कि जो चीनी मिल्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो कॉटन उद्योग और चीनी मिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये सब एक प्रकार से इनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ पर कौन से उद्योग हैं, इन पर चर्चा करनी है थोड़ा सा। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी औद्योगिकरण, औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत, यानी औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ना, जो सिद्धांत दिए गए विद्वानों के द्वारा। और खास करके अल्फ्रेड वेबर महोदय ने क्या सिद्धांत दिए हैं उद्योगों के स्थानीयकरण को लेकर के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उद्योगों के स्थानीयकरण को लेकर के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें खास करके अल्फ्रेड वेबर का जो सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेबर का, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रही बातें? तो एक प्रकार से इकाई 5 हो गई आपकी। छठी इकाई है आपकी वर्ल्ड ट्रांसपोजिशन। वर्ल्ड ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है? विश्व परिवहन। ठीक है, विश्व, वर्ल्ड माने होता है विश्व, ट्रांसपोजिशन माने क्या होता है? परिवहन, यानी विश्व का एक प्रकार से परिवहन देखना है। किस प्रकार से? समुद्री मार्ग से। सी रूट्स माने समुद्री मार्ग के माध्यम से हमको देखना है विश्व का एक प्रकार से जाल, कौन कौन समुद्री मार्ग हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एंड मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। मेजर माने मुख्य, ट्रांस माने होता है पार, कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, रेलवेज माने क्या होता है? रेलवे, यानी समझे यहाँ पर सी रूट्स यानी कि समुद्री मार्गों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, यानी कि जो रेलवे है आपकी, रेलवे का जो लाइन होती है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय स्तर पर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाती हो, ऐसी रेलवे लाइन के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि आप देखते हैं साइबेरिया में, और मतलब कि यूरोप और एशिया के बीच की जो रेल लाइन है उनके बारे में, और भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करें। तो यानी कि जो पार, यानी कि महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, दो महाद्वीपों के बीच की जो रेलवे की एक प्रकार से लाइनें होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानना, उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में, और कौन कौन सी, कितनी लंबी दूरी, कब चली, क्या तमाम प्रकार के प्रश्न होंगे। उन पर जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, विस्तार से समझने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है इकाई 6 के अंतर्गत। इसके अलावा आपको देखना है इकाई 7। इकाई 7 में आपको WTO के बारे में जानना है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है इसके बारे में जानना है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड हमको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा, अर्थ, तमाम प्रकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान परिस्थिति, तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा है आपका जो है पैटर्न्स एंड ट्रेंड, किस प्रकार से इंटरनेशनल व्यापार का पैटर्न क्या है, और क्या रुझान माने ट्रेंड्स क्या ट्रेंड्स चल रहा है व्यापार में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न, और इसके अलावा विश्व व्यापार का पैटर्न हमको समझना पड़ेगा, उसका रुझान किस तरफ जा रहा है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो एक प्रकार से कैसा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इस समय, उनके बारे में जानना है। इसके अलावा इकाई 7 के अंतर्गत हम इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील जो देश हैं। ठीक है, विकसित देशों की बात नहीं है, विकासशील कंट्रीज जो हैं, जिसको डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री होता है विकसित देश। ठीक है, विकासशील मतलब जिसका भी विकास हो रहा है, विकसित मतलब जिसका विकास हो चुका है। अमेरिका वगैरह विकसित देश है, भारत अपना कैसा है? विकासशील है। कोई अमेरिका ने या फिर किसी ने कहा भी था कि भारत विकसित देश हो चुका है, लेकिन मैं अभी विकासशील में ही बताऊंगा आपको, विकासशील ही भारत। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमको डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, जो भी विकासशील देश हैं, उन देशों पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन माने क्या होता है? वैश्वीकरण, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पर? डेवलपिंग कंट्रीज पर, भाई विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभावों को हमको यहाँ पर समझना है। कुल मिलाकर के इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लिखेंगे हिंदी में, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये 8 इकाइयों के माध्यम से हम तमाम प्रकार की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इकाई 1 में हमको आर्थिक भूगोल के अर्थ को, परिभाषा को, अवधारणा को, ठीक है, उसके दृष्टिकोण को आर्थिक भूगोल के और विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में समझना है। इसके बाद में दूसरी इकाई के अंतर्गत हमको संसाधन के अर्थ, परिभाषा के बारे में समझते हुए प्रकृति, प्रकार, इन सभी को जानना है, वर्गीकरण समझना है। आर्थिक गतिविधियों का जो स्थानिक संगठन है उनके बारे में जानना है। इसके अलावा तीसरी इकाई के अंतर्गत हमको पढ़ना है आर्थिक संगठनों के बारे में, ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष, वनकी, मछली जो है एक प्रकार से जो पकड़नी, मतलब मछली मत्स्य पालन जो होता है वो, और खनन क्रियाएं जो होती हैं यानी कि माइनिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, कृषि प्रकार की यानी कृषि टाइपोलॉजी पढ़नी है, और कृषि भूमि का उपयोग मॉडल जो वान थ्यूने ने दिया उसके बारे में जानना है। पांचवी इकाई के अंतर्गत हमको उद्योगों के बारे में समझना, उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रभाव, मतलब उसके स्थानीयकरण के बहुत सारे कारक हैं उनके बारे में समझना है। लौह इस्पात हो गया, इस्पात मतलब कि लौह उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इन सभी के बारे में समझना है। और औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वेबर ने दिया उसके बारे में जानना है। इसके अलावा आपको छठी इकाई के अंतर्गत हमको पढ़ना है विश्व परिवहन के बारे में, इसमें समुद्री मार्ग के बारे में, और जो प्रमुख जो ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे है उनके बारे में समझना है। और सातवीं इकाई के अंतर्गत हमको विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानना है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न और उसका ट्रेंड्स यानी जो रुझान है उसके बारे में समझना है। इसके अलावा जो आठवीं इकाई आपकी आती है उसके अंतर्गत हमको विकासशील देशों पर जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में समझना है। तो एक प्रकार से ये 8 इकाई जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ये जियोग्राफी का जो है मॉडल पेपर था जो मैंने आपको समझा दिया, ये क्लियर हो गई सारी बातें आपको, तो एक प्रकार से आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है जिसमें वेदर मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स एंड जो है सर्वाइविंग मतलब कि सर्विंग आपसे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं इसका सिलेबस आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ही सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखते पहला आपका वेदर मैप्स, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप, वेदर मतलब कि फॉरेस्ट सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा जियोलॉजिकल मैप्स, टाइप, सिंक्स, बेडिंग, इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। इन सभी 4 इकाइयों में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला देखना है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। तो ये आपको पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी इस पर मैं चर्चा कर दूंगा एक दिन, इस पर भाई मैं चर्चा कर दूंगा, इसके बारे में विस्तार से हिंदी में आपको समझा दूंगा एक ही वीडियो में तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में, ठीक है, ताकि आपका हो जाए। और बाकी ये तो आपका सिलेबस मेन ही था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना इतनी इकाई यानी 8 इकाई है। अगर आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका फटाक से, और आप आसानी से पढ़ें, एक चैप्टर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी में भी मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है और अंग्रेजी में लिखा ही है। तो एक प्रकार से इकोनॉमिक मतलब जियोग्राफी का ये हो गया। अब इसके बाद में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल मतलब कि हिस्ट्री का सभी का मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाऊंगा। अंग्रेजी, हिंदी सभी का मैं मॉडल पेपर भी जल्द ही दे दूंगा, और सभी के सिलेबस पर मैं इसी प्रकार से चर्चा कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। क्यों अन्य सिलेबस पर चर्चा की जाए, फटाफट से आपके कमेंट्स आने चाहिए। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और अपने एक प्रकार से बताएंगे, अपने सब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा कि सर जी मेरा ये सब्जेक्ट है, और उसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट के आपको सिलेबस दे दूंगा। जिस प्रकार से मैंने सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का, इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर की आपकी तैयारी धुआंधार तरीके से होगी। अभी से मैं फोर्थ सेमेस्टर की प्रारंभ करवा दूंगा तैयारी, ताकि आपकी परीक्षा तक आते आते आप एकदम से विधिवत तरीके से आप तैयार हो जाएं और अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा दे सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।